गुड इवनिंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग वाराणसी में आपका स्वागत है। आज इस नए वीडियो में हम खास करके जो है सीटेट के लिए, जो आप जानते हैं कि बाल विकास से जो है आपके अभिवृद्धि हो चाहे विकास हो, बाल विकास के सिद्धांत हो गए, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग बाल विकास की जो अवस्थाएं पूछा जाता है, जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलरबर्ग जो हैं, वाइगोत्स्की हैं, बुद्धि से रिलेटेड कई चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, बुद्धि के प्रकार कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें आपका गाल्टन का भी सिद्धांत है, एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन बनते हैं। मनोसामाजिक जो सिद्धांत है वो है आपका, अधिगम अक्षमता पूछता है जो है आपका, जैसे डिसलेक्सिया क्या है, डिस्ग्राफिया क्या है, शिक्षण की विधियाँ आपसे पूछता है, जैसे आगमन हो गया, निगमन हो गया, ये सब चीज़ें। बाल केंद्रित शिक्षा पे आप फोकस करेंगे, शिक्षा का अधिकार 2009 जो आरटीई है आपका, आकलन और मूल्यांकन पूछा जाता है क्वेश्चन में। थार्नडाइक का जो है प्रयास और त्रुटि सिद्धांत से भी क्वेश्चन जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि परोक्ष रूप से बनते हैं। और उसमें हम कुछ टैग वर्ड भी देखेंगे, और उसमें वाटसन हो गए, पावलाक हो गए, स्कीनर हो गए, कोहलर हो गए, अभिप्रेरणा क्या है, और पदानुक्रम सिद्धांत क्या है, भाषा और चिंतन क्या है। तो ये सब चीज़ें जो है हम जो है वीडियो में कवर करेंगे, और देखते हैं कि इस वीडियो में कहाँ तक हम जो है इसको कवर कर पाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो दूसरे पार्ट में इसको बना के हम अपलोड कर देंगे। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं कि कहाँ तक इसमें हो सकता है संभव जो है। तो देखिए, अभिवृद्धि और विकास की बात करें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो आपको ये देखना होगा इसमें कि जो अभिवृद्धि है वो हमारे शरीर की संरचना या आकार जब बढ़ना शुरू होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। और जबकि जो विकास है वो हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में क्या आती है, परिपक्वता आती है। तो कहने का मतलब जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसमें यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से अंतर देख पा रहे हैं कि जो वृद्धि है वो क्या है, एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। जैसे आपकी लंबाई हो गई, आपकी जो है चौड़ाई हो गई, आपके किसी भी अंग का विकास है तो एक समय के बाद क्या होता है, रुक जाता है। लेकिन जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, ये जीवन पर्यंत क्या होता है, चलता रहता है। और हम देखते हैं इसमें रिलेटेड पॉइंट। अब देखिए, जो बुद्धि का स्वरूप है वो क्या होता है, वो बाह्य होता है, माने बाहरी होता है। वृद्धि कैसी होती है, बाहरी। जैसे आपको दिखने में पता चल जाएगा कि इसकी वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है, रुकी है या कम है या ज़्यादा है, लंबाई चौड़ाई ये सब देख के आप उसका मापन कर सकते हैं। जबकि जो विकास है ये दोनों होता है, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से होता है। जैसे मस्तिष्क हो गया, भाषा ज्ञान हो गया, और वृद्धि में क्या था, लंबाई और चौड़ाई। वृद्धि क्या है, ये क्रम के अनुसार चलती है। देखिए, एग्जाम में पिछली बार जो है ऑनलाइन जो हुआ था उसमें पूछा था, तो इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन में इंक्लूड करके उस ढंग से आपसे पूछेगा। तो जब आपको पता रहेगा कि जो वृद्धि है वो क्रम के अनुसार नहीं चलती है, जबकि विकास जो है क्या होता है, जीवन भर चलता है। कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है, ये वृद्धि में है। विकास में क्या है कि इसका एक निश्चित क्रम होता है। हाँ, इसकी मात्रा जो है किसी में कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इसका क्या होता है, निश्चित क्रम होता है कि किसका अंग कौन सा कितना समय बाद विकास करेगा, ये सब चीज़ें। जैसे इसमें दिया है कि हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है, लेकिन मानसिक विकास जो है, सामाजिक विकास जितना हम चाहते हैं उतना ही होगा। और क्या पॉइंट है, वृद्धि दिशाहीन होती है। देखिए, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। इसमें क्या होता है, दिशा नहीं होती है। जैसे लंबाई क्या हो, रुक गया है, लेकिन आपकी वजन आपका क्या होगा, बढ़ सकता है, घट सकता है। विकास की एक निश्चित क्या होती है, दिशा होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, नोट करिएगा आप, याद रखिएगा दिमाग में कि वृद्धि दिशाहीन होती है, जबकि विकास क्या है, एक निश्चित दिशा में जो है क्या करता है, होता है। और क्या है, देखिए, वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया कि वृद्धि का मेजरमेंट हम कर सकते हैं, लेकिन विकास का हम सीधे तौर पे नहीं कर सकते हैं। जैसे बुद्धि लब्धि वगैरह हो गया, फार्मूला हो गया जो स्टर्न बी ने और टर्मन ने दिया था, तो इससे हम कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कठिन कार्य होता है। वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है। वृद्धि जो है सेल पर आधारित होता है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, आपको पता ही है, इन सेल से ही हमारा बॉडी का जो है स्ट्रक्चर बनता है। विकास जो है परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे जब कोई आदमी मोटा होता है या मोटा होता जा रहा है, लेकिन उसकी क्या होती है, वृद्धि हो रही है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े, ठीक है। लेकिन विकास में क्या है कि विकास वृद्धि के बिना भी क्या है, संभव है। क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, लेकिन उनका जो नैतिक विकास है, उनका जो सामाजिक विकास है, सोचने समझने की क्षमता होती है, वो क्या होती है, उसका विकास अवश्य होता है। अगला देखिए क्या है, अगर हम बाल विकास के सिद्धांत की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, तो इसमें देखिए कई प्रकार के सिद्धांत हैं बाल विकास के। अगर हम देखें तो आप जैसे देख रहे हैं, पहला
समान प्रतिमान का सिद्धांत। अब देखिए, आप कोई चीज़ भी पढ़िए, देखिए सीटेट में आपको पता है कि पेडागोजी आती है, आपके समझ के ऊपर सारा डिपेंड करता है। आप एक टीचर की तरह सोचिए, बच्चे की तरह नहीं। अब देखिए, बाल विकास के सिद्धांत, अर्थात जब बालक विकास करता है तो उसके प्रिंसिपल क्या क्या है, डेवलपमेंट का जो है आपका क्या है, प्रिंसिपल क्या क्या है। जैसे समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, एक तरह का जो पैटर्न होता है वो फॉलो होता है। जैसे किसमें, जैसे मानव है तो जो जितनी भी मानव जातियां हैं वो मानव जाति के अकॉर्डिंग ही उनके शरीर का क्या होता है, ग्रोथ होता है। मानो ये कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं, जो प्राणी हैं, वो अपने ही समान जीव के अनुरूप अपनी वृद्धि या फिर उनके में क्या होता है, विकास होता है। जैसे हाथी हो गया तो हाथी के समान उसका होगा, मानव है तो मानव के समान होगा। अब देखिए, विकास की दिशा का सिद्धांत है। दिशा का क्या सिद्धांत है कि विकास की जो दिशा होती है वो सिर से पैर की तरफ चलती है। यहाँ भी देखिए, टेट और सुपर टेट में क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो विकास की दिशा है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, तो सिर से लेकर के जो है पैर तक। इसी को हम कहते हैं जो है मस्तकाधोमुखी। क्या कहते हैं, मस्तकाधोमुखी। मस्तकाधोमुखी में मस्तक से लेकर के पैर तक। और क्या कहते हैं, केंद्र से दूर की तरफ। ठीक है, तो ये कह सकते हैं हम, मतलब केंद्र से, कभी कभी ये भी कहा जा सकता है केंद्र से दूर की तरफ। अब देखिए, निरंतरता का क्या सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। देखिए, विकास कभी भी न रुकने वाली प्रक्रिया, ये कॉन्टिन्यूअस क्या होती है, चलती रहती है, ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि किसी बच्चे का विकास धीमा हो सकता है और किसी का तेज हो सकता है, जैसा वो खान पान, पर्यावरण, रहन सहन पे क्या होता है, वो डिपेंड होता है। अब देखिए, अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। अब देखिए, सामान्य से विशिष्ट क्या है कि जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है, बच्चा जब विकास करता है, बड़ा होता है, तो देखते हैं कि छोटा बच्चा पहले क्या करता है, पहले बैठना सीखता है, अपने आप को बैलेंस करता है। फिर क्या होता है, बैठने के बाद वो धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है, और जैसे जैसे वो खड़ा होने लगता है, जब खड़ा होना सीख जाता है तो वो धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाकर चलना शुरू करता है, और जब चलना शुरू होता है तो वो धीरे धीरे दौड़ने की तरफ अग्रसर हो जाता है। तो यही है कि एक सामान्य से हमको एक विशिष्ट जो है क्या होता है, ये जो है क्रियाएं बच्चा करने लगता है, इसीलिए इसको कहते हैं सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। तो इसमें सारा देखिए पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन बनता है आपका। पूर्वानुमान का सिद्धांत क्या है, अब देखिए, पूर्वानुमान का ये है कि जैसे आपके घर में बच्चा है, छोटा बच्चा है अभी, तो अगर वो मान लीजिए 5 साल का हो गया और वो अभी तक आप देखेंगे तो कुछ लोग कहते हैं कि बच्चा ये अभी जो है 5 साल का हो गया लेकिन ये तो अभी लंबाई नहीं खींच रहा है, इसका ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। कहने का मतलब आपको ये पता है कि 5 साल का बच्चा है तो मिनिमम उसमें कितना ग्रोथ होना चाहिए। तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि विकास की दिशा, उसमें विकास की जो मात्रा है, विकास उसमें कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। तो इसी को कहते हैं पूर्वानुमान का सिद्धांत। अब देखिए, एकीकरण का क्या सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ जो है यूनिटरी जो है प्रोसेस क्या है। अब देखिए, जो एकीकरण का सिद्धांत है, इसमें आप देखेंगे कि जब बच्चा कोई भी काम करता है तो वह शुरू में क्या करता है, अपने पूरे शरीर को लगा देता है, अपने हाथ पैर सबका यूज करता है। जैसे अगर कोई सामान उसको आप पकड़ा दें मार्केट से लाके, तो छोटा बच्चा क्या करता है, उसको पूरे शरीर से अपने जो है सीने से लगा के चपका के जो है पकड़ के लेके जाता है घर में। ठीक है, तो इसी को कहते हैं जो है एकीकरण का सिद्धांत। अब देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता का क्या सिद्धांत है, व्यक्तिगत भिन्नता। देखिए, ये इससे भी एग्जाम, देखिए आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का पेपर जब हम अपलोड करेंगे, और पिछला भी आप देखेंगे उस पर अपलोड किए हैं, तो उसमें आप देखेंगे इंडिविजुअल जो डिफरेंस है, इससे भी क्वेश्चन बना है कि बच्चे में जो विकास का क्रम होता है वो तो निश्चित होता है, ठीक है, लीनियर नहीं होता है, रेखीय नहीं होता है। इसमें यही क्वेश्चन बना था, इसमें बच्चों में जो विकास होता है वह व्यक्ति टू व्यक्ति जो है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। किसी में तेज होगा और किसी में कम होगा, माने मंद या फिर तेज हो सकता है गति। तो यही व्यक्तिगत भिन्नता का क्या है, सिद्धांत है। अब देखिए, वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रकृति का क्या सिद्धांत है कि इसमें यही देखेंगे कि कभी जो है उसकी गति धीमी होगी तो कभी तेज होगी, लेकिन वो कभी सीधी रेखा में नहीं चलता है विकास, याद रखेंगे। अब देखिए, अंतर संदर्भिक विकास का क्या सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट। इसमें जो है शारीरिक, जैसा कि इंटरनल आप समझ रहे हैं कि इंटर जो है शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास जो है इससे क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं इस पे। अब देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, बाल विकास की अवस्थाएं। अब देखिए, जब स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट देखेंगे कि किस एज में क्या क्या बच्चा करता है। अब देखिए, अब इसमें अगर आप देखेंगे स्टेज में, तो एक होता है प्रसव पूर्वावस्था, प्रीनेटल स्टेज। ये 9 महीने तक होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, 280 दिन में। कभी कभी ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बन जाता है जो है एग्जाम में। तो ये अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होती है। कौन सी अवस्था, प्रसव पूर्व, जिसे हम प्रीनेटल स्टेज कहते हैं, 9 मंथ तक। उसके बाद चलेंगे, दूसरा है जो स्टेज, वो शैशवावस्था का है।
इन्फेंसी स्टेज है, ये जन्म से लेकर 5 वर्ष तक होती है। अब देखिए जब बच्चा 5 वर्ष का है, आप जो है सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपको ये दिमाग में जब भी आप जो है सीडीपी पढ़िए तो आप उसको एक व्यवहारिक रूप से लेके चलिए कि अब देखिए पढ़ रहे हैं दूसरा स्टेज, तो ऐसा नहीं है कि बालक जो है सब लोग देखे हैं, सब लोग जानते हैं, सब लोग अपने परिवेश में देख रहे हैं उन चीज़ों को कि बच्चा कैसे बढ़ता है, क्या है उसमें, क्या क्या उसमें अंतर पाया जाता है। तो बच्चा जब 5 साल का रहता है, 0 से लेकर 5 साल तक, तो देखते हैं कि वो पूरी तरह से अपने माता पिता पर निर्भर करता है, उन्हीं का जो है अनुकरण करता है, जो है घर में सदस्य करते हैं वही वो भी सोचता है कि हम करें। उसमें जिज्ञासा काफ़ी होती है, कुछ भी जानने की, करने की, पूछने की, कुछ न कुछ करने की। आत्म प्रेम की भावना होती है, सेल्फ जो है लव करता है वो अपने आप को। और क्या होता है, इसे खिलौने की आयु भी कहते हैं। उससे बराबर कुछ न कुछ खेलने के लिए क्या चाहिए, खिलौना वगैरह चाहिए। और क्या है, जो मैंने पहले ही बताया, बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है और चिंतन करता है, लेकिन कैसा चिंतन करता है, अतार्किक, बिना तर्क के। अब देखिए जो तीसरा स्टेज है हमारा वो है बाल्य अवस्था। ये देखिए पियाजे का स्टेज नहीं है, ये तो जनरल एक जो है आपका है बाल विकास का जो है अवस्थाएं हैं। बाल्य अवस्था क्या है, जो बालक अवस्था है, चाइल्डहुड स्टेज है, वो 6 से 12 वर्ष तक होता है। और जो आप देखे थे कि जन्म से लेके 5 वर्ष तक का बच्चा चिंतन तो करता था लेकिन बिना लॉजिक के करता था, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि अब वो बच्चा क्या करने लगेगा, लॉजिकली थिंकिंग करने लगेगा। और इसे ही आरंभिक स्कूल की अवस्था कहते हैं। किसे, चाइल्डहुड स्टेज, बाल्य अवस्था को, जो 6 से 12 होती है। इसे गंदी अवस्था भी पूछता है जो है एग्जाम में कई बार, खास करके टेट वगैरह में भी कई बार इससे जो है क्वेश्चन बनता है। स्फूर्ति की अवस्था पूछता है, किसको, बाल्यावस्था को। गेम स्टेज भी बोलता है। संग्रहण, स्टोरेज की प्रवृत्ति से विकसित होती है। और इसे ही टोली, समूह या गैंग की अवस्था भी क्या करते हैं, कहते हैं। इसे जीवन का अनोखा काल भी क्या कहा गया है, बताया गया है, किसे, बाल्यावस्था को। अब हम जब चौथी अवस्था में देखेंगे बच्चे के, आप अपने घर परिवार में आस पड़ोस में देखेंगे, जो 12-13 से लेकर 18 वर्ष के बच्चे होते हैं, जो है बड़े थोड़े से हो जाते हैं, उनमें डेवलपमेंट हो जाता है, तार्किक चिंतन करने की जो है अमूर्त शक्ति हो जाती है, तो उनके जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। इसे जीवन का क्या कहा जाता है, सबसे कठिन काल। अब देखिए आंधी, तूफान, संघर्ष, उलझन की अवस्था, ये काफ़ी जो है आंधी तूफान की अवस्था पूछा गया है टेट सुपर टेट में। तो ये किशोर अवस्था को कहा जाता है। इसमें विषय लिंग के प्रति आकर्षण भी हो जाता है जो है इसमें, और इसी को जो है स्वर्ण काल कहा जाता है या गोल्डन एज भी कहा जाता है। और इस एज में बच्चे में जो है वीर पूजा की भावना विकसित होती है और बच्चा जो है अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है। और देखिए इसमें क्या है, इस स्टेज के बाद देखिए आ गए हैं जीन पियाजे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जीन पियाजे हो गए, कोहलर वर्ग हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, आपके चॉम्स्की हो गए, तो सब ने अपना अपना अपने तरीके से सिद्धांत दिया है। तो इन्होंने भी अपना सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक विकास का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। तो जीन पियाजे पर अगर सरसरी निगाह से हम देखें तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि ये कहाँ के रहने वाले थे, तो स्विट्जरलैंड के ये मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने विकास का प्रतिपादन भी किया था। और इन्होंने अपने बच्चों और आस पड़ोस के बच्चों पर इसका जो है क्या किया था, प्रयोग किया था, अध्ययन किया था, समझे थे ये। तो इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। और पियाजे का मानना था कि जैसे जैसे बच्चों में जो है जैविक परिपक्वता आएगी, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट बनाना शुरू कर देते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें डिफिनीशन की, तो इन्होंने अपना एक जो है परिभाषा दिया था कि बच्चे जो है वो सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। इन्होंने यही कहा था कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज्ञान के सेल्फ जो है क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। और इन्हें नन्हा वैज्ञानिक जो है किसने कहा है, जीन पियाजे ने कहा है। अब देखिए क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ, अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट का देखें, अगर संज्ञानात्मक जो है सिद्धांत देखें अगर, तो उसमें एक शब्द आता है अनुकूलन। देखिए अनुकूलन क्या है, एडॉप्शन क्या है। तो अनुकूलन की बात करेंगे तो अनुकूलन का मतलब होता है कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना। जैसे आप कहीं गए, किसी के दूसरे के घर गए, तो उनके घर के माहौल के हिसाब से आप ढल जाइए, तो वही क्या हो गया, अनुकूलन हो गया। अब अनुकूलन में ही 2 प्रक्रिया होती है। देखिए इसमें भी, इससे भी क्वेश्चन बना था, इसको डायरेक्ट पूछ लिया था, एसिमिलेशन क्या है, आत्मसातकरण क्या है। तो आत्मसातकरण यही है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना ही क्या है, आत्मसातकरण है। और एक देखिए इसमें क्या है, दूसरा आत्मसातकरण के बाद एकोमोडेशन है, समायोजन। अब समायोजन क्या है, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना। अब जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है, आप उसको बता दिए कि ये कुत्ता है। अब बच्चा जब कुत्ता देखेगा तो उसके दिमाग में कुत्ते का एक क्या होगा, एक स्कीमा बन जाएगा, एक आकृति बन जाएगी कि इसके 4 पैर हैं, इसकी एक पूंछ है, ये सब देख लेगा। फिर सपोज दैट
अगर कोई बिल्ली आ गई या फिर कोई बकरी है, तो बकरी को जब देखेगा तो वो उसे कुत्ता ही समझेगा, लेकिन उसको बताया जाए कि नहीं बकरी नहीं ये कुत्ता है, तो वो क्या करेगा, अपने ज्ञान में संशोधन करेगा, क्योंकि 4 पैर उसके भी हैं, है कि नहीं। तो कहने का मतलब उसके जैसा ही कोई मॉडल देखने पे वो समझेगा कि कुत्ता ही है, लेकिन उसको स्पेसिफिक जो है पर्टिकुलर एक चीज़ बताया जब दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है, उसे समझा दिया जाता है, तो वह पूर्व ज्ञान में अपने संशोधन करके उन नई चीज़ों को क्या करता है, समायोजन कर लेता है, तालमेल बिठा लेता है, उसे ही समायोजन कहते हैं। अब देखो इसमें क्या है, साम्य धारण या संतुलन, इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम में ही है कि इसके द्वारा बच्चा जो है आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच क्या करता है, संतुलन कायम करता है। स्कीमा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता है। तो स्कीमा क्या है, किसी काम को करने के जो अलग अलग तरीके होते हैं वही क्या है, एक तरह से स्कीमा है। और जैसे जब बच्चे को भूख लगती है तो वो रोता है, क्योंकि उसे पता है कि रोने से क्या मिलेगा, दूध मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए इन्होंने जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है 4 अवस्थाएं दी हैं जो है आपके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की। तो इसमें अगर पहला देखें तो सेंसर मोटर स्टेज है, संवेदी पेशीय अवस्था। देखिए नाम स्पष्ट समझिएगा, संवेदी अर्थात किसी चीज़ के प्रति संवेदना, पेशीय और अवस्था सेंसर माने अपने ज्ञानेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रिया क्या, हाथ पैर आँख नाक यही सब तो है। इनसे जब नन्हा बच्चा होता है, जो छोटा बच्चा होता है, वह क्या करता है, चीज़ों को सीखता है। तो 0 से 2 वर्ष इन्होंने पहला स्टेज जो दिया है संवेदी पेशीय अवस्था सेंसर मोटर स्टेज, वो 0 से लेकर के 2 वर्ष तक का दिया है, याद रखिएगा। 4 स्टेज दिया है जिसमें पहला जो है 0 से 2 वर्ष हो गया। अब क्या है, इसमें वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट जो है परमानेंस का क्या होता है, गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तुओं को क्या करता है, ढूंढ लेता है। किसमें, आपके संवेदी पेशीय अवस्था में। क्या करता है बच्चा, जब आप जैसे उसको बॉल दिखा दीजिए और बॉल को तकिए के नीचे या कहीं छिपा दीजिए, तो उसके दिमाग में उस बॉल का एक स्कीमा बन गया और उसी के सहारे वो क्या करेगा, चीज़ों को खोज लेगा कि यही चीज़ छिपा था, अपने ज्ञानेंद्रियों सेंसर मोटर स्टेज। दूसरा जो आपका है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको इंग्लिश में हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। 2 से 7 वर्ष इसका समय होता है। पहला क्या था आपका, सेंसर मोटर स्टेज था, संवेदी गामक, जिसमें इंद्रियों के सहारे 0 से 2 वर्ष। दूसरा है 2 से 7 वर्ष। अब देखिए इसमें क्या होता है इस अवस्था में कि यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है, कोई भी एक्शन करने से। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा, जो 2 से 7 वर्ष का है। क्यों, क्योंकि इसमें देखेंगे तो बच्चे में जीववाद अर्थात एनिमिज्म, ये भी काफ़ी देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये क्या है, एनिमिज्म क्या है, जीववाद क्या है। तो जीववाद में यही होता है कि जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता। देखेंगे कि 2 से लगभग 7 वर्ष तक का जो बालक है, जैसे मान लीजिए उसको कभी जो किसी सामान से चोट लग गया, जैसे गेट से चोट लग गया, चाहे सीढ़ी पर से गिर गया, चाहे साइकिल से गिर गया, साइकिल चलाते समय, सीखते समय, तो देखेंगे कि वह जिस वस्तु से उसको चोट लगा रहता है वह उसी को मारने लगता है, पैर से, हाथ से, क्योंकि उसको ये थोड़ी पता है कि वो तो निर्जीव, उसका क्या दोष है, लेकिन वो समझेगा कि जैसे उसी से। अब बड़े लोग देखेंगे तो क्या करेंगे, बड़े लोग बोलेंगे कि इसको मार दें, तो वो कहेगा हाँ मार दो, तो वो गेट पे चाहे किसी निर्जीव वस्तु पे जब मार देता है तो बच्चा खुश हो जाता है। तो उसको सजीव निर्जीव का ज्ञान नहीं होता है, अर्थात उसमें अंतर उसको अभी तक पता नहीं रहता है। किसमें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। और उसमें क्या होता है कि अहम केंद्रित अर्थात इस समय बच्चे में ईगो की भावना रहती है। जैसे अगर उसको कोई चॉकलेट पसंद है तो वो सोचता है कि ये सबको पसंद हो, माने वो अपने अनुसार सोचता है कि हमारे हिसाब से सब लोग चलें, जो मुझे पसंद है वो सबको पसंद है। कार्टून चैनल देखेगा, सोच रहा है सब यही देखें, कोई दूसरा ना देखे। तो जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह कर रहा है, वो सोच रहा है वह सब क्या है, ठीक है, ये इसी अवस्था में क्या करता है, सीखता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। और देखिए इसमें क्या होता है, अपलटवादी। इसमें अपलटवादी का मतलब क्या है कि जैसे कोई बच्चा है, अगर आपसे उससे पूछेंगे बेटा बताओ कि 4 और 6 मिलके कितने होंगे, तो वो जोड़ के बता देगा 10। लेकिन उसी को आप उल्टा पूछेंगे कि 6 और 4 क्या होता है, तो वो नहीं बता पाएगा। जैसे अगर उससे पूछा जाए कि तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तो बता देगा, लेकिन पूछेगा कि तुम्हारे पापा के लड़के का क्या नाम है, तो वो नहीं उतना समझ पाएगा। कहने का मतलब उलटवादी, ये जो है उसमें गुण नहीं आता है। और क्या नहीं आता है, मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी हो गया, भार हो गया, ऊंचाई हो गया, इसका कॉन्सेप्ट का जो है कमी होती है इस अवस्था में। क्या क्या आपने सीखा अभी तक, आपने देखा
कि बच्चे में जो है निर्जीव और सजीव का जो है भाव नहीं रहता है, नहीं समझ पाता है। अहम केंद्रित, मतलब जो उसको पसंद है वो सबको पसंद हो ये सोचता है, हमारे हिसाब से सब लोग चलें ये सोचता है। अपलटवादी, ये वस्तुओं और समस्या के बारे में वो नहीं समझ पाता, अगर उल्टा पूछेंगे तो नहीं बता पाएगा। और जो मुद्रा संप्रत्यय, अर्थात आप उसको 2000 का एक नोट दिखाएंगे और 100 रुपये का एक एक का सिक्का अगर किसी पॉलिथीन में या किसी चीज़ में उसको दिखाएंगे तो क्या करेगा, वो जो है जो सिक्का होगा जो दिखने में बड़ा लगे आकार में, उसी को ज़्यादा वो जो है वजन हो ये सब को ज़्यादा वो आकर्षित करे, जबकि 2000 को नहीं, क्योंकि उसको वैल्यू नहीं पता है, उसका गुण उसमें उसके दिमाग में नहीं आया रहता है। ये सब है। भार है, जैसे अगर घर में कई सदस्य हैं उसको बोला जाए कि एक क्रम में उसको बताइए कौन सबसे छोटा है, कौन लंबाई में बड़ा है, तो वो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है इस अवस्था में आती हैं। अब पूछता भी है कि ये जो है चीज़ें जो है किस स्टेज में बच्चा जो है सीखता है या फिर इसका गुण जो है नहीं होता है उसमें। केंद्रीकरण क्या है, सेंट्रेशन, जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषता को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देते हैं। अब जैसे इसका क्या मतलब है, कहने का मतलब जो नन्हा बालक होता है, जो छोटा बच्चा होता है 2 से 7 वर्ष तक, वो जब किसी एक चीज़ पे फोकस करता है तो उसी पे ध्यान लगाता है और उसके साथ कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकता है। जैसे आप लोग क्या है कि आप लोग बड़े हैं तो आप गाड़ी चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो बातें करते चलते हैं, आपको मतलब कोई ये नहीं कि बस सामने देख रहे हैं, एक मतलब एक आइडिया हो जाता है एक। तो लेकिन छोटे बच्चे में नहीं, छोटा बच्चा जिस चीज़ पे ध्यान लगाए उसी पे, इधर उधर कुछ नहीं। नेक्स्ट क्या है देखिए, तीसरा जो है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मतलब इसमें ये आप देखेंगे जो मूर्त क्या है और अमूर्त क्या है। मूर्त जिसको आप फिजिकली छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे पेन हो गया आपका, जो है कोई चीज़ हो गया, कोई वस्तु जिसे आप हाथ से छू सकते हैं वो मूर्त है, मूर्त रूप में है। और उसी चीज़ को जब आप जो है न छू सकें वो अमूर्त है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि पेड़, अब पेड़ बोलते ही आपके दिमाग में पेड़ का एक चित्र बन गया, स्कीमा बन गया, तो ये क्या है, आपकी अमूर्त संकल्पना हो गई। लेकिन पेड़ को आपके सामने दिखा दिया जाए या पेड़ के आपको जो है पास लिया जाए तो ये आपका क्या होगा, मूर्त रूप में हो जाएगा। तो मूर्त रूप अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरी है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में जो है बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है और उस पर चिंतन करना शुरू कर देता है। और इस अवस्था में आप देखेंगे जो दूसरे स्टेज में 2 से 7 वर्ष का था जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है, तो उसमें जो भी अभाव था उसमें, जैसे जीव सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता था, ठीक है, मात्रा गुण भार इस सब नहीं कर पाता था, अहम केंद्रित का भाव था कि जो मुझे पसंद है वही सबको पसंद होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो उसमें कमी थी, उन कमी का इसमें क्या हो जाता है, इन दोषों को दूर हो जाता है या फिर उसमें वो सारे गुण आ जाते हैं, वो तर्क करने लगता है। ठीक है, अब देखिए चौथा अवस्था क्या है, चौथा अवस्था है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज बोलते हैं। ये 11 से 15 वर्ष होता है या फिर कहीं कहीं 11 से जो है ऊपर देता है कभी कभी। ठीक है, यह संज्ञान की क्या होती है, सर्वोच्च अवस्था होती है। इसमें क्या क्या होता है देखिए, इसमें आप देखेंगे तो एक बच्चा जो है अमूर्त चिंतन करने लगता है। अमूर्त चिंतन का गुण कब आता है, आपके औपचारिक अवस्था में। निगमनात्मक तर्कड़ा आ जाती है, अर्थात इसमें बच्चा नियमों के ऊपर क्या करने लगता है, तर्क। आप जानते हैं कि आगमन निगमन 2 विधि होती है, आगमन में पहले उदाहरण बताया जाता है फिर नियम, और निगमन में पहले नियम फिर उदाहरण। तो इसमें जो निगमन का जो है गुण आ जाता है बच्चे में, अर्थात नियम के ऊपर वो बच्चा क्या करने लगता है, तर्क करने लगता है। तो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन कि नियमों के ऊपर तर्क करने का गुण जो है या निगमनात्मक तर्कड़ा जो है बच्चे में पियाजे के किस स्टेज में जो है बताए गए संज्ञानात्मक सिद्धांत के किस स्टेज में आती है, तो आप बताएंगे औपचारिक स्टेज में। ठीक है, अब देखिए आगे जो इम्पोर्टेंट है नॉम चॉम्स्की। अगर जहाँ भी भाषा का जिक्र आए, भाषा विकास के सिद्धांत का, वहाँ आप लगाएंगे नॉम चॉम्स्की। ये अमेरिका के रहने वाले थे। और इम्पॉर्टेंट क्या है देखिए इसमें, इनका मानना था कि बच्चों में जो है भाषा सीखने की क्या होती है, जन्मजात जो है क्षमता होती है। अगर कहीं आपसे ऑप्शन में अगर कोरा कागज़ का अर्थात एकदम खाली कागज़ कहा जाए कि भाषा विकास या कुछ ऐसा, तो आप उसको गलत करेंगे, क्योंकि इनका मानना था कि बच्चों में जो है सीखने की क्षमता क्या होती है, जन्मजात होती है। और ये कहते हैं कि बच्चे के जो मस्तिष्क माइंड है वह एक डिवाइस होता है, डिवाइस की तरह, जिससे बच्चा भाषा क्या करता है, सीखता है। और इसी को जो है उन्होंने क्या कहा है, लैड कहा है, LED लैड। काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, लैड माने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रह यंत्र। तो लैड भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये किसका है, नॉम चॉम्स्की का है। और इन्होंने जो है बालक को क्या बोला है, कोरा कागज़ नहीं बोला है, बल्कि बोला है कि इनमें जो है जन्मजात क्या होती है, भाषा सीखने की क्षमता होती है। और इन्होंने सार्वभौमिक जो है व्याकरण जो है यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत दिया है, यानी ग्रामर की ये जन्मजाता भी जो है जन्मजात होता है, ये कहते हैं।
और इन्होंने भाषा के 2 लेवल बताए हैं, एक सतही जो है संरचना सरफेस लेवल और एक डीप लेवल गहरी संवेदना। अब देखिए सतही लेवल में क्या है भाषा के 2 लेवल में, इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनियों शब्दों और जानता है, क्या करता है, ध्वनियों और शब्दों के क्या करता है, जानता है, लेकिन उनके अर्थ को नहीं जानता। अर्थात सरफेस माने ऊपर ऊपर भाषा का जो लेवल होता है तो उसमें साधारण ढंग से कहें तो बच्चा केवल ध्वनि और शब्दों को जानता बस है, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं जानता उतना कि मम्मी इनको कहते हैं, इनको पापा कहते हैं, इनको खाना कहते हैं, पीना कहते हैं, बाकी उसके डीप नॉलेज नहीं होता उस चीज़ के बारे में। गहरी संरचना में क्या होता है, इसमें शब्दों के अर्थ का क्या होता है, ज्ञान होता है। अब देखिए अगर हम लॉरेंस कोहलरबर्ग के नैतिक सिद्धांत की बात करें तो काफ़ी एग्जाम में जो है 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन बनते हैं इनसे जो है, ये जो विद्वान हैं आपके, चाहे आपके चॉम्स्की हो गए, चाहे आपके कोहलरबर्ग हो गए, चाहे आपका जीन पियाजे हो गए, ठीक है, वाइगॉत्स्की हो गए, तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो है आपके एग्ज़ाम के लिए। इन सब से खाली जो है मनोवैज्ञानिक से जो है ये आपका 10 क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए कोहलरबर्ग का आपके एग्जाम में यही पूछता है कि नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दिया, तो आप याद रखेंगे कौन, लॉरेंस कोहलरबर्ग। अब देखिए नैतिकता है क्या, सही गलत की पहचान करना, आप जानते हैं मोरलिटी यही तो है कि बच्चे को ये नहीं पता होता है जब छोटा बच्चा होता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो नैतिकता सीधे सीधे पूछा जाए तो यह वह गुण होता है जिसमें हमें सही और गलत की क्या होती है, पहचान होती है, और बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को क्या करता है, जानता है। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, अमेरिका के थे, और इन्होंने ही नैतिकता का क्या दिया था, सिद्धांत दिया था। अब देखिए कोहलरबर्ग अपने प्रयोगों में छोटी कथाओं को उपस्थित कर उनसे संबंधित नैतिक समस्याओं के संदर्भ में क्या करते थे, प्रश्न पूछते थे, छोटा छोटा जो है स्टोरी के माध्यम से। और उसके द्वारा पूछे जाने वाली जो छोटी स्टोरी होती थी वह एक लघु कथा है जो इस आपको हम बता रहे हैं इसमें कि उसमें होता क्या है, इनकी जो एक छोटी स्टोरी है कि यूरोप में एक महिला जो है क्या होती है, मौत के कगार पे होती है। अर्थात एक हॉस्पिटल में एक महिला बीमार होती है और डॉक्टर ने उससे कहा जो है, उसके घर के या उसके आदमी से जो है, हस्बैंड से, कि अगर आप जो है इसकी जान बचाना चाहते हैं तो एक प्रकार की दवा है उसी को लाएंगे जो है तभी इसकी जान बच सकती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एक औरत बीमार होती है, एक जो है महिला, और उसके पति से डॉक्टर के द्वारा ये कहा जाता है कि अगर आप एक ये दवा ला देंगे तो इसकी जान क्या होती है, केवल बचाई जा सकती है केवल इसी दवा से, और कोई दवा से बचाई नहीं जा सकती। और वो दवा थी वो एक ही व्यक्ति के पास थी और हाल ही ने उसका क्या किया था, खोज किया था मान लीजिए उस दवा का। और जब उसके पास वो गया जो है दवा मांगने के लिए तो वह जो है आवश्यकता से अधिक धन मांग रहा था, बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा था, और उसके पास उतना पैसा था नहीं। और उस व्यक्ति का नाम क्या था, हिंज था, जिसकी जो है वाइफ बीमार थी हॉस्पिटल में। तो हिंज ने क्या किया, उस दवा को चोरी कर लिया। भाई उसके पास पैसा तो था नहीं, उसने जैसे भी करके जो है चोरी कर लिया और दवा को चोरी करके वो हॉस्पिटल में डॉक्टर को दे दिया और उसके जो है पत्नी की जान क्या हो गई, बच गई। अब देखिए कुछ लोग ये कहेंगे कि उन्होंने गलत किया क्योंकि चोरी करना गलत बात है, कुछ लोग कहेंगे कि भाई अगर चोरी करने से किसी की जान बच जाए तो ये भाई गलत बात नहीं है। तो यही तो है नैतिक दुविधा कि आदमी दुविधा में फंस जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। अब कानून के नज़रिए से देखा जाए तो वो तो गलत है, लेकिन अगर कोई दूसरे अगर हिसाब से देखा जाए परिप्रेक्ष्य से तो वो सही है। तो यही चीज़ है वो। अब देखिए तो इन्होंने नैतिकता का जो है 3 स्टेज बताया था, 3 अंतर जो है लेवल बताया था इसमें जो है अलग अलग। तो अगर नैतिक दुविधा पहले हम देख लेते हैं कि नैतिक दुविधा है क्या। तो नैतिक दुविधा सीधे सीधे है कि सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में जो है आदमी क्या करता है, दुविधा महसूस करता है, नहीं ले पाता है क्या सही है क्या गलत है। और नैतिक जो है आपका जैसे दुविधा में क्या है कि अगर हिंज चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और अगर नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। अब नैतिक तर्कड़ा क्या है, नैतिक तर्कड़ा यही है कि सही और गलत में से किसी एक को चुनना, जिसको हिंज ने चुना था, किसको, चोरी को चुना था। तो नैतिक दुविधा ये हो गई, मोरल जो है आपका जो ये दुविधा हो गई कि हम क्या करें क्या ना करें। और तर्क क्या है, तर्कड़ा क्या है कि सही और गलत में से किसी एक को चुनना, जैसे हिंज ने चोरी को चुना। अब इसमें जो है नैतिकता के इन्होंने 3 लेवल बताए हैं। कौन कौन सा लेवल बताया है इन्होंने, देखिए पहला इन्होंने बताया है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। क्या बताया है, प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। ये कब से कब तक है, तो इसको इंग्लिश में प्री कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं, 4 से 10 वर्ष। अब देखिए आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक। अब सीटेट में आपको पता है कि पेडागोजी है, ठीक है, तर्क के आधार पर पूछा जाता है, आपकी समझ के ऊपर डिपेंड्स जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको किताबी ज्ञान नहीं लेना, आप अपने हिसाब से समझिए कि अगर
जो मोरलिटी है, जो नैतिकता है, वो सबके साथ होती है। सबके घर में बच्चे होते हैं, बड़े भी होते हैं, बड़े लेवल पे भी नैतिकता होती है। और जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं उनमें तो समझ ही नहीं है, तर्क ही नहीं कर पाएंगे। जो एकदम छोटे हैं, 4 वर्ष से कम के हैं, तो उनमें तो नैतिकता जीरो हो जाएगी सीधे सीधे, जो 4 वर्ष से कम बच्चे हैं। हाँ, 4 वर्ष के ऊपर हैं तब वो क्या कर सकते हैं, तब उनमें नैतिकता पाई जाती है। अब जैसे एक बात समझिए आप, जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चे जब घर में होते हैं तो वो देखते हैं कि घर में छोटों का बड़े के प्रति व्यवहार कैसा है, बड़ों का छोटे के प्रति व्यवहार कैसा है। कहने का मतलब वो आस पास जो है अपने घर में, परिवार में देखते हैं कि कौन किसके साथ कैसा बिहेव करता है, तो बच्चा भी उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, अनुकरण करके वैसा व्यवहार करता है। अब जैसे घर में मेहमान आ गए तो बड़े लोग कहते हैं कि बेटा पैर छू लो, और अगर कोई कोई बदमाशी करते हैं लड़के, जैसे घर में कोई आ गया और कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो बाद में पिटाई भी हो जाती है उनकी। तो बच्चे को ये पता है कि अगर कोई बड़ा आएगा तो मुझे पैर छूना पड़ेगा, नहीं छुएंगे तो मार पड़ेगी, हमको कैसे रहना है। तो मतलब एक डर का माहौल होता है कि मतलब डर के मारे कि अगर हम पैर नहीं छुएंगे तो पिटाई हो जाएगी। उसको ये ज्ञान नहीं रहता है छोटे बच्चे को भी, जो 4 साल से थोड़ा सा बड़ा है, कि नहीं बड़े हैं तो इनको भाई सम्मान करना चाहिए, ये हमसे बड़े हैं, ऐसे है वैसे है। तो ये सब चीज़ें नहीं पता रहती। एक तरह से मेरा कहने का मतलब ये है आपको कि रटिए मत, चीज़ों को समझिए। तो इन्होंने जो है 3 स्टेज बताए थे, जिसमें पहला जो स्टेज है वो प्राक रूढ़िगत नैतिकता का है, प्री कन्वेंशनल एज है। अब याद रखिए, देखिए याद कैसे रखेंगे, अगर कोई हिंदी आपको नहीं याद हो रहा है तो इंग्लिश में एक होता है प्री कन्वेंशनल हो जाएगा, प्री माने पहले कन्वेंशनल के, फिर दूसरा होगा कन्वेंशनल, फिर तीसरा होगा पोस्ट कन्वेंशनल, माने पोस्ट माने होता है उसके बाद। ठीक, अब देखिए तीनों स्टेज है, तीनों स्टेज का अलग अलग क्या है, एज ग्रुप है। तो हम पहले देखेंगे आपका किसका, प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिसको इंग्लिश में जो है, हिंदी में प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर बोलते हैं, 4 से 10 वर्ष। जब हम दूसरा आपको बताएंगे तो दूसरा होगा रूढ़िगत, देखिए प्राक हट जाएगा तो रूढ़िगत नैतिकता स्तर माने कन्वेंशनल स्टेज। ये कब से होगा, ये होगा 10 से 13 साल। और उसके बाद जब उत्तर रूढ़िगत जो है नैतिकता का स्तर आएगा, जो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज आएगा, वो 13 साल से ऊपर होगा। तो जैसे जैसे भाई बड़ा होगा बच्चा, वैसे वैसे उसमें क्या होगी, नैतिकता का गुण पाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो प्री कन्वेंशनल स्टेज में आप देखेंगे कि इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है, यानी बच्चों को सही गलत के बारे में देखिए पता नहीं होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं 4 से 10 का, इनको इतना नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, उतना नहीं ध्यान लगा पाते हैं। और इस अवस्था में जो नैतिक तर्कड़ा होती है वो दूसरों के मानकों के अनुरूप होती है, जैसा वो अपने से सामने वाले को देखते हैं। ठीक, अब इसमें भी 2 स्टेज मार दिया गया है। कौन कौन सा, पहला है दंड और आज्ञा। देखिए इससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बना है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, अर्थात दंड और आज्ञा। अब दंड आज्ञा से क्या संबंध है कि अगर हम कोई भी घर में आया, जैसे उसका पैर नहीं छुएंगे तो हमें मार पड़ेगी, तो ये हो गया। और क्या है, जैसे आपने स्टोरी भी पढ़ा था हिंज का, कि जब हिंज ने चोरी की तो जो छोटा बच्चा होगा 4 से 10 वर्ष का, वो यही सोचेगा कि चोरी करेगा तो उसे मार पड़ेगी या फिर सजा होगी। तो ये इसी में आ गया प्राक रूढ़िगत प्री कन्वेंशनल स्टेज में। और दूसरा क्या है, साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता। इसमें क्या होगा, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट की स्थिति पूछा जाता है कभी कभी, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अब जैसे छोटा बच्चा है, स्कूल में पढ़ता है, किसी ने उसकी पेंसिल तोड़ दी या कोई सामान छीन लिया या किसी ने उसकी कॉपी फाड़ दी, तो दूसरा बच्चा भी जिसका वो कॉपी फाड़ा रहेगा, वो बच्चा उसकी भी कॉपी को फाड़ देगा, उसकी पेंसिल को भी तोड़ देगा। कहने का मतलब जैसा वो उसके साथ करेगा वैसा वो उसके साथ भी करेगा। तो ये टिट फॉर टैट की स्थिति, जैसे को तैसा। तो ये भी किस में आता है, पहले ही स्टेज में आता है, प्री कन्वेंशनल स्टेज में। प्री में याद क्या रखेंगे आप, 2 चीज़ें, एक आज्ञा और दंड, मार पड़ेगी अगर वो काम नहीं करेगा, बात नहीं मानेगा, उसके दिमाग में छोटे बच्चे की ये है। दूसरा क्या है, जैसे को तैसा, जैसा वो व्यवहार किसी कोई उसके साथ करेगा वैसा वो भी करेगा। अगर आप बड़े हैं, छोटे बच्चे को मारेंगे तो वो भी आपको मारेगा, उसको ये नहीं पता है कि आप बड़े हैं, क्या है कैसे, उसको नहीं समझ है इतना। तो ये पहले स्टेज में आ गया 4 से 10 वर्ष। अब देखिए जो उससे ऊपर का है आपका, हाँ देखिए इसमें आपको ये भी बता दें, इसमें जो एक बच्चे ने दूसरे की पेंसिल तोड़ी तो दूसरे बच्चे ने भी उसका पेन तोड़ दिया। ठीक, ये जैसा मैंने आपको बताया पहले, 2 चीज़ें आ गई। अब देखिए रूढ़िगत नैतिकता का जो स्तर है, जो कन्वेंशनल स्टेज जो है आपका दूसरा है नंबर पे, इस अवस्था में क्या होता है। अब देखिए बच्चा कुछ बड़ा हो गया है। अब जब बच्चा बड़ा हो गया है तो वो धीरे धीरे बाहरी वातावरण के क्या आता है, संपर्क में आता है।
उसको थोड़ा उसका समझ भी विकसित होता है। तो वह जब बाहर जो है समझ में आता है, जो है संपर्क में आता है वातावरण के, तो वह जो घर में माता पिता के द्वारा दिए गए ज्ञान में उसके क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अर्थात उसके आचरण पर बाहरी नियंत्रण भी क्या होता है, होने लगता है। बाहरी वातावरण का भी क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। किससे, कन्वेंशनल स्टेज में। कहने का मतलब कि पहले जो स्टेज में, प्री कन्वेंशनल स्टेज में, तो बच्चा घर का जो देखता है माहौल उस हिसाब चलता है, दंड और आज्ञा। और दूसरा क्या था बताइए, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ये दो आप याद रखिएगा। लेकिन दूसरे में क्या होता है कि समाज का उस पर प्रभाव पड़ने लगता है, और जैसे जैसे वो चीज़ें घर में सीखा रहता है उसमें वो क्या करता है, परिशोधन करने लगता है, उसमें चेंजेस करने लगता है, उसमें जो है कुछ बदलाव करने लगता है। अर्थात बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर क्या करता है, समायोजित करता है, तथा उसी के अकॉर्डिंग सही या गलत का क्या करता है, वो निर्णय लेता है, नैतिकता। अब जैसे पूछता है आपसे क्वेश्चन कि अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनना जो है, ये जो है नैतिकता के किस स्टेज में बताया गया है, तो आप कहेंगे दूसरे स्टेज में। दूसरे स्टेज में क्या होता है, जब बच्चा बाहरी वातावरण के संपर्क में आता है तो वो ये सोचता है कि मुझे समाज अच्छा कहे, लोग अच्छा कहें, इसलिए वो अच्छा बनने का प्रयास करता है बच्चा, और इसी को कहते हैं अच्छा लड़का या लड़की बनने की उन्मुखता। दूसरा क्या है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, अर्थात कानून व्यवस्था उन्मुखता। अब देखिए दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो अच्छा बनेगा लड़का, बनता है कि नहीं बनता, आप देखे होंगे हर गाँव में। और दूसरा इसी में क्या है कि बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना उसमें क्या होती है, विकसित करती है। जैसे बच्चा अगर देख लिया कि कोई व्यक्ति रेड लाइट जंप किया, रेड लाइट पार किया और उसका एक्सीडेंट हो गया, तो वो क्या करेगा, वो ऐसा करने से परहेज करेगा, वो ऐसा अपने आप को क्या करेगा, नहीं करेगा। ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति हैं, कोई पापा हैं किसी बच्चे के, और उनका एक्सीडेंट हो गया रेड लाइट पार करते हुए, तो वो कभी ऐसा नहीं करेगा। तो ये तो आपका इसमें आ गया। अब देखिए तीसरा जो स्टेज है, लास्ट वाला, 13 से ऊपर वाला, इसमें क्या है, इसमें बच्चा जो है काफ़ी तार्किक रूप से काफ़ी मजबूत हो जाता है, और यह डिसीजन खुद से लेता है, ना कि समाज से। अभी तो समाज से ले रहा था, किस स्टेज में, दूसरे वाले में। लेकिन इसमें जो है समाज से नहीं लेगा, वो अपनी भी समझ विकसित करेगा, क्या सही है क्या गलत है। इसमें भी दो स्टेज है। जैसे एक बात बताइए, मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, और आप उसे बचाने के लिए, ज़्यादा खून बह रहा है, ज़्यादा बचाने के लिए आप जल्दी से जो है, रेड लाइट लगी है, लेकिन आप जान रहे हैं कि अगर रेड लाइट के चक्कर में पड़ेंगे तो ज़्यादा लेट होगा, ज़्यादा ब्लड इसका निकल जाएगा, तो ये मर सकता है। तो आप रेड लाइट के कानून को तोड़ते हुए, रेड लाइट को तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, उसकी जान बच जाएगी। तो आप ऐसा रिस्क लेंगे, आप कहेंगे कि ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए जिससे किसी व्यक्ति की जान जाए। तो यहाँ पे देखिए नैतिकता दूसरी हो गई। लेकिन दूसरे वाले स्टेज में आप देखिए कि अगर कोई व्यक्ति जंप कर रहा है और आप जानते हैं कि रेड लाइट जंप करेंगे एक्सीडेंट हो जाएगा, मर सकते हैं, तो आप नहीं करेंगे। लेकिन इसमें आपको पता है कि रेड लाइट जंप करेंगे, किसी जान बच गई, तो आप तोड़ेंगे ऐसा नियम कानून। लेकिन उसमें ऐसा नहीं था। और इसमें क्या है कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, अर्थात इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि खुद के मानकों के अनुसार क्या करता है, व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फायदों के लिए अपनी जान पर भी क्या करता है, खेल जाता है। अब चलते हैं हम, देखिए वाइगोत्स्की काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है, इनका जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत आया है, तो इनको भी देख लेते हैं इसी में। तो देखिए जहाँ भी जिक्र जो है समाज का आएगा, संस्कृति का, इनका मानना था कि बच्चा जो है क्या करता है, समाज के द्वारा ही काफ़ी उसका प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर, समाज का, उसके संस्कृति पर, रहन सहन पर, ये किसका प्रभाव पड़ता है, वाइगोत्स्की का पड़ता है। क्योंकि आप देखते होंगे कि एक छोटी सी उम्र में एक गरीब घर का बच्चा और उसी के तुलना में एक अमीर घर का बच्चा, उसके रहन सहन और विकास में काफ़ी अंतर होता है। जैसे एक छोटा बच्चा कम ही उम्र में अपना जीवन यापन कर लेके देखते होंगे, छोटे छोटे गरीब बच्चे कहीं बलून बेच रहे हैं मेले में, कहीं रोड पे, कहीं कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं एक्टिविटी, अपने से खाना बना रहे हैं, सब कर रहे हैं। जबकि बड़े घर का बच्चा उससे ज़्यादा ही उम्र का हो जाता है, फिर भी वो अपने से अपना काम नहीं करता है, ना पानी ले सकता है अपने से, ना कुछ करता है। तो ये सब चीज़ें इन्होंने कहा है कि बच्चे के ऊपर जो है समाज और संस्कृति का क्या करता है, बहुत बड़ा असर पड़ता है। और देखिए इसमें क्या है, ये रूसी वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक, और इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का क्या किया, प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से क्या करता है, अंतःक्रिया करके, इंटरेक्शन करके सीखता है।
अर्थात बच्चा अपने समाज और संस्कृति क्या करता है, अंतःक्रिया करके, ये अंतःक्रिया शब्द याद रखिएगा, क्या करता है, सीखता है। यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद ही क्या होता है, उसका विकास होता है। लेकिन पियाजे क्या कहते थे, पियाजे कहते थे कि पहले विकास होगा बाद में वो सीखेगा। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, बच्चा क्या करता है, करके सीखता है। क्या, अंतःक्रिया करके। किससे, समाज से। तो इन दोनों में थोड़ा सा ये डिफरेंस था। अब देखिए, इन्होंने दो महत्वपूर्ण जो है आपके कॉन्सेप्ट दिए हैं, काफ़ी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है ये। देखिए, एक तो ZPD, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, और दूसरा है स्केट फोल्डिंग, पाड़ या ढांचा। काफ़ी सरल है। अब देखिए, ये जो ZPD का क्या मतलब, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब इसका क्या मतलब, समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। समीप हो, निकट हो, क्या, विकास का क्षेत्र। अर्थात वास्तविक विकास के स्तर और संभावित विकास के स्तर के बीच अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। कहने का मतलब, आप कोई एम सेट किए और उस एम के नज़दीक पहुंच जाना। अर्थात जैसे मान लीजिए आप अभी टेस्ट दे रहे हैं सीटेट का और आपका 70 नंबर आ रहा है और आपका टारगेट कितना है, 120, और आपने एग्ज़ाम में पाया कितना, 90 नंबर। तो ये 90 नंबर आप कैसे पाए, आपकी क्षमता तो 70 थी इस समय। तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई सहारा मिला, चाहे इस वीडियो के माध्यम से, चाहे बुक के माध्यम से, चाहे अन्य वीडियो के माध्यम से। तो यही क्या है, आपका ZPD है, जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब स्केट फोल्डिंग क्या है कि किसी भी व्यक्ति को, जैसे आप बचपन में देखे होंगे कि जब आप साइकिल चलाना सीखते होंगे, गाड़ी, तो कोई आपकी मदद किया होगा, हेल्प किया होगा, पीछे से साइकिल पकड़ा होगा। तो उससे क्या करते हैं, आप साइकिल या गाड़ी चलाना सीख जाते हैं। तो इससे ही होता है कि किसी भी वयस्क के द्वारा या फिर जो भी अनुभव में, हो सकता है आपके बच्चा जो है कोई व्यक्ति समकक्ष ही हो, क्यों ना हो, आप ही के एज का क्यों ना हो, लेकिन उसको आपसे ज़्यादा अनुभव हो या उसको वो चीज़ आता हो, तो वो आपको टेम्प्रेरी हेल्प दे, सहायता करे। वही आपका क्या, स्केट फोल्डिंग है, पाड़े ढांचा है। और MKOX जो है आपका, इसमें देखिए शब्दावली है, मोर नॉलेजेबल अदर। अर्थात यही व्यक्ति जिनको आपसे ज़्यादा नॉलेज है, जैसे टीचर हो गए, पेरेंट्स हो गए, फ्रेंड हो गए, कलीग हो गए, कोई भी, तो ये आपको क्या करते हैं, स्केट फोल्डिंग देते हैं। तो ये जानिएगा, सहारा देना, मदद करना। अब देखिए, ये हो गया। अगर हम बुद्धि की बात करें, क्योंकि देखिए सब सिलेबस के अकॉर्डिंग है आपका इंटेलिजेंस। बुद्धि क्या है, वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने में क्या करती है, सक्षम बनाती है। और थार्नाइट ने जो थार्नाइट है, इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है। कौन कौन, एक सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस क्या है, सामाजिक बुद्धि से मतलब यही है कि वैसी सामान्य मानसिक क्षमता जिसके सहारे व्यक्ति क्या करते हैं, अन्य व्यक्तियों को अच्छी तरह से समझते हैं। ऐसे लोगों का सामाजिक संबंध काफ़ी अच्छा होता है तथा समाज में इनकी प्रतिष्ठा उच्च होती है। सामाजिक बुद्धि का मतलब यही हो कि जो व्यक्ति सामाजिक हो। कुछ लोग देखते होंगे सामाजिक होते हैं, समाज के अनुरूप चलते हैं, बात व्यवहार उनका अच्छा होता है, तो उनकी वो बुद्धि होती है, वही बुद्धि सामाजिक बुद्धि कहलाती है। अमूर्त अर्थात जिनमें कल्पना शक्ति काफ़ी अच्छी होती है, जैसे मूर्तिकार हो गए, पेंटर हो गए, ये सब कहानीकार हो गए, दार्शनिक हो गए, इन सब जो कि आगे का सोच सकते हैं, अमूर्त रूप से चिंतन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई कुछ बनाना है आपको, तो आपके दिमाग में इमेज सेट होता है कि अगर हम ये कलर लेंगे तो ऐसा बन जाएगा। तो अमूर्त चिंतन एक ये हो गया। मूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि क्या है, मूर्त बुद्धि से तात्पर्य वैसी मानसिक क्षमता से होता है जिसके सारे व्यक्ति जो है कॉन्क्रीट चीज़ों या ठोस वस्तुओं के महत्व को क्या करता है, समझता है, सीधी सी बात है। और अपनी इच्छा एवं आवश्यकता अनुसार उसमें क्या करता है, परिवर्तन लाकर उपयोगी बनाता है। इसे व्यावहारिक बुद्धि भी कहते हैं। व्यावहारिक रूप से सामाजिक बुद्धि आपने पढ़ा, व्यावहारिक बुद्धि पढ़ा, और अमूर्त बुद्धि जो है पढ़ा आपने। अब बुद्धि निर्माण के सिद्धांत भी तो कई तो हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में देखा होगा आपने, बुद्धि दिया है उसमें। अब एक कारक सिद्धांत है, ये किसने दिया है, बीने ने दिया है। डायरेक्ट पूछता है कि 1 फैक्टर ऑफ थियरी जो है इंटेलिजेंस का, बुद्धि का किसने दिया है, तो बीने ने दिया है। और इन्होंने कहा इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि केवल एक खंडात्मक होती है जिसकी मात्रा मनुष्य में क्या होती है, अलग अलग होती है। द्विकारक जो सिद्धांत है वो स्फीयर मैंने दिया है, इसमें भी जी और यस कारक है। सामान्य जी माने जनरल हो गया, स्पेसिफिक माने विशिष्ट हो गया, ये आप याद रखिएगा। और जो प्रतिदर्श सिद्धांत या थॉमसन का सिद्धांत है, सैम्पलिंग थ्योरी है, इसके अनुसार इस बात का तर्क दिया जाता है कि व्यक्ति का जो बौद्धिक व्यवहार है वह अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, परंतु इन स्वतंत्र योजनाओं का जो है योग्यताओं का क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। अब देखिए जो ग्रुप फैक्टर थियरी है, इसके प्रदाता थर्डसन है, समूह कारक सिद्धांत के। देखिए गिलफोर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 आयामी सिद्धांत इन्होंने दिया था, 3 डायमेंशनल थियरी दिया था इन्होंने, जेपी जो है गिलफोर्ड ने। ये खाली नाम याद रखिएगा बस, 3 आयामी संज्ञान है, स्मृति है, मूल्यांकन है, और अभिसारी चिंतन है, कन्वर्जेंट थिंकिंग है, और अब सारी है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है। अब देखिए
इसमें से क्रिस्टलाइट सिद्धांत है या तरल और ठोस बुद्धि का जो सिद्धांत इन्होंने दिया है, इसके सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आरबी कैटल। कैटल ने जो है तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया था। ये आप बीएड में या फिर डीएलएड में पढ़े होंगे, ठीक है, सारी चीज़ें। हार्वर्ड गार्डनर, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी जो है इनसे पूछा जाता है क्वेश्चन। बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में दिया था और इसमें इन्होंने 7 तरह की बुद्धि बताई थी। और इनके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि क्या है, अलग अलग प्रकार की बुद्धियों का क्या है, अस्तित्व होता है। और प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर क्या करती है, कार्य करती है। जैसे सबकी बुद्धि तो अलग होती है। अब देखिए गार्डनर की बुद्धियों के अगर हम प्रकार की बात करें तो इसमें शाब्दिक है। जैसे अब शाब्दिक भाषाई बुद्धि कौन सी? सब जिनको शब्दों पे पकड़ होता है। अब शब्दों पे पकड़ कौन होता है बताइए? आप अगर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आपकी जुबान जो है लड़खड़ाने लगती है, उल्टा सीधा कुछ शब्द अच्छे से नहीं निकल पाएगा, एक लय नहीं बन पाएगा। लेकिन जो वकील होते हैं, जो कवि होते हैं, जो पत्रकार होते हैं, देखते हैं कि एंकर वगैरह कैसे बोलते हैं, लगातार इतना तेज बोलते हैं और कहीं भी कोई गलत नहीं होगा। तो भाषा पे पकड़ होती है। तो जो 7 प्रकार के बाटे उसमें एक तो ये हो गया तार्किक। अब तर्क वाला किस पे आएगा? लॉजिकल। तो भैया जो अकाउंटेंट होते हैं, बैंकर होते हैं, साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, तर्क कुतर्क करते हैं, जिनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन अधिक होती है। स्थानीय बुद्धि, देखिए जो स्थानीय बुद्धि है, यह बुद्धि क्या है? यह बुद्धि जगह, अंतरिक्ष, मानसिक कल्पनाओं से संबंधित हो। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे मूर्तिकार हो गए, चित्रकार हो गए, आर्किटेक्चर हो गए, इनमें आता है। शारीरिक गतिक बुद्धि, बॉडी काइनेटिक जो है आपका इंटेलिजेंस जो है, ये शरीर को गति देने वाले होते हैं। जैसे एथलीट हो गए, डांसर हो गए, ठीक है, तो ये इसमें आ जाएगा। संगीतात्मक, संगीत से रिलेटेड है तो सिंगर भाई और इंटरटेनर आ जाएंगे। और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल जो इंटेलिजेंस है, इसके द्वारा ये नेताओं में खास करके पाया जाता है, जो कि जैसे होता है ना कि ये नब्ज पकड़े रहते हैं जो है जनता की, इनको पता है। तो इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, इंटरेक्ट कैसे किया जाए, यह पता चल जाता है। और जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वे नेता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि क्या होते हैं, बनते हैं। और देखिए क्या अंतःवैयक्तिक जो बुद्धि है, इंटरपर्सनल, इसके द्वारा जो है इंटरेक्ट करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था। आध्यात्मिक गुरु वगैरह ये बनते हैं। प्रकृतिवादी जो होते हैं वो क्या होते हैं, किसान वगैरह होते हैं। अस्तित्ववादी जो होता है वो कौन होता है, फिलोसफियर वगैरह होते हैं। तो जो है अगर सिद्धांत आपसे पूछा जाए इसके बाद जो है तो थार्नडाइक, बहुविकास मल्टी फैक्टर थियरी किसने दिया, थार्नडाइक। और जो स्टर्नबर्ग का त्रिपाची जो है सिद्धांत है, ये किसके दिया गया था, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा। अब देखिए ये भी कभी फार्मूला पूछा था खास करके टेट वगैरह में, लेकिन जानते रहिए आप भी, क्योंकि पूछ सकता है एग्जाम में, कि टर्मन ने सबसे पहले बुद्धि लब्धि का जो है ज्ञात करने की विधि बताई थी। और इसके अनुसार जो बुद्धि लब्धि का सूत्र है वो है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु। और उसके बाद जो है तो देखिए बुद्धि लब्धि बराबर क्या हो जाएगा, मानसिक आयु बटे कालोनक्रमिक आयु जो गुणे 100, अर्थात मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ठीक है। तो गुणे 100 करेंगे तो आपकी बुद्धि लब्धि जो है निकल जाएगी। अब देखिए आईक्यू का लेवल देख लीजिए। जैसे अगर कोई बच्चा जो है 90 से 109 बुद्धि लब्धि उसका आ रहा है तो वो सामान्य जो है बालक है, और इससे नीचे है तो मंद बुद्धि है। और 70 से अगर ये आपका 79 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्षीण बुद्धि हो जाएगा। और जो ये 100 से ऊपर होते हैं लगभग, या 90 109 के ऊपर जो है वो उच्च सामान्य बुद्धि के होते हैं। 120 से 139 श्रेष्ठ बुद्धि होते हैं। और 140 से ऊपर जो है वो काफ़ी प्रतिभाशाली जो है बालक कहे जाते हैं। अब देखिए सामाजिकरण की प्रक्रिया, ये भी आपकी जो है उसमें है जो है सिलेबस में। तो इसके जो है सिगमंड फ्रायड का अगर देखेंगे आप मनोविश्लेषण सिद्धांत जो है, तो ये ऑस्ट्रियन जो है आपके क्या है, मनोवैज्ञानिक है सिगमंड फ्रायड। इन्होंने व्यक्ति से संबंधित जो है सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और फ्रायड के अनुसार जैविक एवं सामाजिक गुण दोनों मिलकर क्या करते हैं, व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। और इन्होंने जो है व्यक्तित्व को जो है 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से, इदम, अहम और आप देखेंगे तो पराहम। इदम का मतलब क्या होता है, इदम का मतलब होता है व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकताएं। कौन कौन सी, जैसे जो मूल आवश्यकता क्या है आपके शरीर की, भूख है, प्यास है, काम है, यही सब तो आपकी मूल आवश्यकता है। तो ये इसके अंदर आ जाएगी। अहम की भावना ईगो। ईगो क्या है, जब बालक जो है सांसारिक परिवेश में परस्पर अंतःक्रिया करता है तो वह अपनी इच्छाओं एवं कामनाओं की क्या करता है, पूर्ति करता है अपने हिसाब से, जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम वर्ष से ही उसमें ईगो का भाव क्या होता है, विकसित होने लगा। जैसे मैंने बताया कि एक छोटा बच्चा रहता है तो वो सोचता है कि अगर मुझे डेयरी मिल्क पसंद है तो सबको पसंद होना चाहिए, वो अपने हिसाब से चलता है। उसे अगर कोई टीवी में चैनल पसंद है तो वो सोचता है कि सबको यही होना चाहिए, वो अपने हिसाब से सोचता है सब चले। तो ये अहम का भाव हो गया। पराहम क्या है, सुपर ईगो, अंतरात्मा की आवाज़ की तरह ये है, जो हमेशा व्यक्ति को याद दिलाता है कि व्यक्ति को हमेशा दृढ़ता के साथ सही मार्ग पर क्या करना चाहिए, चलना चाहिए।
जिससे जो है व्यक्ति में नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का क्या है, विकास हो। तो ये हो गया आपका। अब देखिए आनुवांशिकता और वंशानुक्रम और वातावरण, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। आपको मालूम होना चाहिए कि एक व्यक्ति के विकास पर बच्चे के उसके समाज का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। लेकिन ऑप्शन में आप देखें कहीं समाज हो तो वो गलत नहीं होगा, आनुवांशिक देगा गलत नहीं होगा, लेकिन जिस ऑप्शन में समाज, संस्कृति और आनुवांशिक ये तीनों रहेगा वो काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट जो है आपका जो है ऑप्शन रहेगा, उसमें बेहतर होगा। तो ऐसा आपको ऑप्शन कम से कम एलिमिनेट भी करना आना चाहिए। आपको अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो एलिमिनेट भी कर सकते हैं आप। तो देखिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, जो आप देखें आनुवांशिकता और वंशानुक्रम, देखिए जब आनुवांशिक गुण जैसे आँख, नाक, रंग, लंबाई, ये सब एक दूसरे से जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है, इसको वंशानुक्रम कहते हैं। और इसका क्या मतलब है वातावरण का, कि जैसे जो घर का माहौल होता है, जैसे स्कूल, कॉलेज, पड़ोसी, ये सब चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, आपकी इन्वायरमेंट हो जाएगा। अब देखिए मानव विकास का जो है दो महत्वपूर्ण योगदान होता है मानव के विकास में, किसका किसका, समाज का और आपके हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, आनुवंशिकता और सामाजिकता, माने आनुवंशिकता जो उसके माता पिता से मिला है और उसके समाज का, इन दोनों का उसके विकास पे क्या होता है, बहुत जो है अच्छा खासा असर पड़ता है। अब देखिए इसमें आगे क्या है, सेक्स जो डिटर्मिनेशन है, लिंग निर्धारण, आपको पता है कि पुरुष में जो है एक्स वाई और महिला में एक्स एक्स पाए जाते हैं, और वाई जो है क्या करता है, पुरुष होने का जो है वो जो है डिक्लेयर करता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी। और टोटल क्रोमोसोम पूछे तो 46 होता है, जिसमें 23 जो है पेयर पाए जाते हैं। तो ये आप जानते रहिए जो इंपॉर्टेंट है। गाल्टन का सिद्धांत, देखिए गाल्टन के अनुसार जो इन्होंने क्या सिद्धांत दिया है कि इनके अनुसार जब बच्चे में गुण जो होता है वो पिछली पीढ़ी से भी क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे दादा दादी से तो जो है गाल्टन का सिद्धांत या जीव गणना का सिद्धांत भी कहलाता है, ठीक है। जैसे दादा दादी हो गए, इनसे जो है आपके क्या मिलते हैं, आपके आनुवंशिक गुण क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। मेंडल ने भी आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था, जो मटर के दाने पर देखिए आप प्रयोग किए थे, ये सब जानते रहिए। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाए एनसीएफ से भी काफ़ी लंबे चौड़े अच्छे खासे जो है क्वेश्चन बनते हैं। और एनसीएफ के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो जो लर्निंग है, जो टीचिंग है, जो बच्चा सीखता है स्कूल कॉलेज में कहीं पर भी औपचारिक रूप से, तो उस समय बच्चे को ही सर्वे सर्वा क्या होता है, माना जाता है। अर्थात बच्चे के सामाजिक, नैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास को ही क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। भले ही दुनिया एक तरफ हो, लेकिन आप हमेशा बच्चे के हित के बारे में ही क्या करेंगे, सोचेंगे। अब देखिए एनसीएफ क्या कहता है, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है जो बालक को क्या, कैसे और किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए। और इसकी उत्पत्ति अगर आपसे पूछे तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई थी। और इसमें काफ़ी जो है स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम पर जो है चर्चा हुआ था, जिसमें जो केंद्र में रखा गया था वो बालक को रखा गया था। और अगर एनसीएफ 2005 की बात करें तो इसका अनुवाद जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में भी किया गया है। और इसके जो है अध्यक्ष थे वो प्रोफेसर यशपाल थे। तो ये आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है एनसीएफ के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रोफेसर यशपाल। अब देखिए 2005 के जो मार्गदर्शी सिद्धांत है, मार्गदर्शी माने जो मार्ग में चलने के लिए जो आपको बताया जाए, सहारा दिया जाए, वो क्या क्या है सिद्धांत मार्गदर्शी। तो एक तो है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। अर्थात देखिए सीधे सीधे कहता है कि जो शिक्षा हो वो बालक के जीवनोपयोगी हो, अर्थात जीवन से उसके जुड़ा हो, ऐसा ना हो कि बिना जीवन से जुड़ा हो, उसके जीवन के हित का हो। दूसरा क्या है, रटंत न हो, अर्थात जहाँ भी आपके ऑप्शन देखेंगे रटन है, नेगेटिव टैग वर्ड है। और क्या है कि यह पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, अर्थात ये बालक केंद्रित हो। कहीं पर भी पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, हमेशा बाल केंद्रित होना चाहिए। और उसमें जो विद्यालय में शिक्षा हो वो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से उसमें जोड़ा जाए, चाहे बच्चा जो है चर्चा करके सीखे, चाहे जो है कोई सृजनात्मकता से किसी न किसी जो है कोई प्रश्न पूछ के करे। तो ये सब चीज़ें उसमें पॉजिटिव टैग वर्ड आती हैं, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों। और राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी क्या किए जा सके, तैयार किए जा सकते हैं, एनसीएफ 2005 के अनुसार है। और क्या है, जब एनसीएफ 2005 का जो निर्माण है वो एनसीईआरटी द्वारा किया गया था, और इसको पूर्ण करने का कार्य जो है प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया था, जिसका प्रमुख जो लक्ष्य था वो आत्मज्ञान था। अर्थात आत्मज्ञान का मतलब क्या है, विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभव देकर, अलग अलग चीज़ों से अनुभव करा करके उनके स्वयं के ज्ञान में वृद्धि करना। अर्थात बच्चा अपनी क्षमता
के अनुसार जो है कोई भी एक्टिविटी करके वो सीखे किसी चीज़ को। अब सुझाव क्या थे एनसीएफ 2005 के? तो ये था कि किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान आप मत मानिए। दूसरा क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि जो है शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। अर्थात बच्चे को जो उसकी जानकारी है पहले से, उसके साथ ही नए ज्ञान को जोड़ा जाए और मूर्त चीज़ों से अमूर्त चीज़ की उसको जो है क्या किया जाए, सिखाया जाए। और क्या है, सजा और पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाए। कहीं भी दंड अगर आएगा, अनुशासन आएगा, कठोर अनुशासन आएगा तो आप उसको नेगेटिव टैग वर्ड के रूप में लेंगे। और क्या है, सह शैक्षिक को एजुकेशन, इसको भी ज़्यादा जोर गया है। लैंगिक पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, किसी लिंग के प्रति भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये है। बिना बोझ के शिक्षा पे जोर दिया गया है 2005 एनसीएफ के अनुसार। और खास करके मातृभाषा पे ज़्यादा फोकस किया गया है। जहाँ भी आपका मातृभाषा आएगा वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। और मोटी किताबों पर इन्होंने जो है क्या किया है, असफलता का प्रतीक माना है। और स्कूल से बाहर का जीवन तनाव मुक्त हो ऐसा वातावरण बच्चे को दिया जाए। और पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर हो, ये सब चीज़ें हैं इसमें आप देख रहे हैं एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। और क्या है, मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का क्या हो निर्धारण। अर्थात जो करिकुलम हो, जो पाठ्यचर्या हो, वह बच्चे के किसके अनुरूप हो, उसकी बुद्धि के अनुरूप हो, उसकी योग्यता के अनुरूप हो। और क्या है, बालक के चहुमुखी विकास पर जो है क्या हो, आधारित हो। ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाए जिससे बालक का क्या हो, चहुमुखी विकास हो और समावेशी वातावरण तैयार किया जाए। और क्या है, जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख फार्मूला है, मेन अगर बात की जाए तो बिना भार के शिक्षा या अधिगम, ये है आपका। और देख लेते हैं। अब देखिए इससे महत्वपूर्ण जो है आपके प्रश्न क्या बन सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में किसकी समझ प्राप्त होती है, तो रचनावाद, ये रचनावाद पे डिपेंडेंट है पूरा। और क्या है, शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, तो एक सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए। शिक्षक का रोल क्या है, सुविधादाता का। और क्या है, इसका फुल फॉर्म आप जानते ही हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। और अंग्रेजी सिखाने का उद्देश्य क्या है इसमें, तो बहुभाषावाद। और किस पर बल देता है एनसीएफ, करके सीखने पर। और क्या है, देखिए अब बाल केंद्रित शिक्षा की बात आई है या प्रगतिशील शिक्षा की, तो इसमें देखेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है, कि जो भी शिक्षा दी जाए वो बच्चे को एक केंद्र बिंदु मानकर दी जाए। अर्थात बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों, क्षमताओं और उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जाए, ताकि बच्चे को जो है शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से उसका क्या हो, नैतिक तरह से उसका विकास हो सके। अब देखिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, कि जब हम बच्चे को उसकी एटीट्यूड, इंटरेस्ट के अनुसार क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्रगतिशील शिक्षा हो जाएगा, जिससे उसका स्तर में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये सब चीज़ें हैं, उसमें करके सीखने पर बल दिया गया है। अब देखिए जॉन डीवी भी काफ़ी फेमस है, आप बीएड या डीएलएड किए होंगे, उसमें भी आपको जॉन डीवी मिले होंगे। इन्होंने जो है भाषा का ये त्रिधुरीय जो है प्रणाली बताया था शिक्षा को। कौन कौन, इसमें इनका जो ट्राइपोलर है, एक है आपका बालक, पाठ्यचर्या मतलब पाठ्यक्रम, और टीचर, ये तीन चीज़ें हैं भाई। जो शिक्षा के तीन पिलर हैं वो कौन कौन है, टीचर हो गया, बालक हो गया और पाठ्यक्रम हो गया। तो टीचर क्या है, एक स्वतंत्र है, पाठ्यक्रम क्या है, एक मध्यस्थता का कार्य करता है, और बालक तो इन दोनों पे डिपेंड होता है। और अगर भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय पूछे तो गिजू भाई को जाता है, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए मनोसामाजिक सिद्धांत है। मनोसामाजिक सिद्धांत में क्या है, साइको जो है सोशल डेवलपमेंट, इसके जो प्रवर्तक है या प्रतिपादक हैं एरिक एरिक्सन है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसी होती है उस पर था। और इन्होंने अकॉर्डिंग पूरा जीवन काल जो है 8 स्टेज में बांटा है, इसको आप खाली सरसरी निगाह से देख लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट है। जैसे पहल बनाम दोष है, परिश्रम बनाम हीनता है, ये सब चीज़ें हैं इसमें, इसको आप देख लीजिएगा। जननात्मक बनाम स्थिरता है, संपूर्णता बनाम निराशा है। अब देखिए अधिगम अक्षमता, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक क्वेश्चन इससे हर बार पूछा ही जाता है। जैसे डिसलेक्सिया, देखिए डिस तो लगा रहेगा और आगे उसका जो है जो भी उसमें जो है दोष रहेगा वो रहेगा। डिसलेक्सिया का मतलब होता है पढ़ने संबंधी अगर कठिनाई होती है, विकार होता है जो पढ़ने से संबंधित, उसको डिसलेक्सिया कहा जाता है। और क्या है, डिस्ग्राफिया, देखिए डिस्ग्राफिया क्या है, डिस्ग्राफिया है लिखने संबंधी कठिनाई। अगर किसी बच्चे को लिखने में समस्या है तो उसे क्या कहेंगे, डिस्ग्राफिया। और डिसकैलकुलिया, तो कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है, गणित में होता है, तो डिसकैलकुलिया का मतलब होता है गणितीय गणना संबंधी समस्या।
तो अब देखिए आपका लगभग इसी वीडियो में कितना क्वेश्चन आपका इसी से क्लियर हो जाएगा, तो अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। देखिए डिस्मॉर्फिया क्या है? डिस्मॉर्फिया भ्रम वाली स्थिति। जैसे बालक जो है मोर को क्या समझ ले? मुर्गा समझ ले, या मुर्गा को मोर समझ ले। डिसफेजिया क्या है? बोलने संबंधी विकार है। डिसप्रैक्सिया क्या है? शारीरिक कौशल से संबंधित विकार है। और देखेंगे डिस्थीमिया जो है आपका, ये आपका तनाव से संबंधित समस्या है। अब हम टीचिंग मेथड की बात करें तो आगमन विधि आपको पता ही है। आगमन विधि के प्रवर्तक जो है अरस्तु हैं। इन्होंने कहा है कि बच्चे को जो है उदाहरण के अनुसार, पहले उदाहरण बताया जाए फिर नियम बताए जाएँ। ये है आगमन विधि में। जैसे उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। निगमन विधि में पहले नियम बताए जाते हैं फिर उदाहरण दिए जाते हैं, ये है इसमें, ठीक है। जैसे प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, ये सब। प्रोजेक्ट विधि देखिए काफ़ी पूछा जाता है, किलपैट्रिक का है, इसको देख लेंगे आप, बस जानते रहिए। प्रत्यक्ष विधि क्या है? डायरेक्ट मेथड। इसमें बालक को बिना व्याकरण के नियमों को ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। जैसे ये बताइए कि अगर आप जो है कहीं पे गए और आप किसी से डायरेक्ट कुछ सीख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप हिंदी जानते हैं और कहीं आप तमिल में चले गए या दक्षिण भारत में चले गए, साउथ में, और वहाँ कोई तमिल बोलने वाला बच्चा है, तो तमिल बोलने वाला बच्चा जब आप इंटरसेक्ट करेंगे कई लैंग्वेज वाले अदर विद्यार्थियों से जो है, तो कुछ भाषा वो आपकी सीखेगा, कुछ आप सीखेंगे, तो उसमें कोई मध्यस्थता तो है नहीं, तो उसी को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट सीखता है बिना ग्रामर के। विश्लेषण विधि एनालिसिस, इसके जो है प्रवर्तक हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग है, ये जानिए। और क्या है? संश्लेषण विधि। देखिए संश्लेषण और विश्लेषण, संश्लेषण में क्या होता है और विश्लेषण में क्या होता है? संश्लेषण में होता है कई चीज़ों को, छोटे छोटे भाग को जोड़ दीजिए आप, और विश्लेषण में क्या है? छोटे चीज़ों को बड़े में करके, तोड़ के। तो इसके जो है हेनवर्ड जो है आर्मस्ट्रांग है। अनुकरण विधि, अनुकरण विधि क्या है? बच्चा छोटा बच्चा होता है तो वो किसी को देख के सीखता है, किसी की नकल करता है, उसे ही अनुकरण विधि कहते हैं, ये सब हो गया। व्याख्यान विधि, लेक्चर विधि। देखिए अगर आपके सीटेट के एग्जाम में इसमें लेक्चर पूछेगा तो भी एक निगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है। मारिया मॉन्टेसरी क्या है? इसके जो है आपको पता है कि ये मारिया मॉन्टेसरी ही इसके प्रवर्तक हैं। गॉल्टन विधि जो है ये जॉन गॉल्टन के द्वारा ही दिया गया था, जो है कुमारी हेल्टन पार्कहेस्ट को माना जाता है इसका प्रतिपादक। अब देखिए भाषा संसर्ग विधि क्या है? तो ये है जो है एक ऐसी व्याकरण की शिक्षण विधि है जिसमें अव्याकरणीकृत विधियों को जो है इसमें जाना जाता है, और इसकी विधि की रचनाओं के माध्यम से व्याकरण क्या क्या ज्ञान दिया जाता है। सामाजिकरण अगर बात की जाए तो देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव समाज द्वारा क्या करता है? सीखता है, और समाज के नियम कानून को लेते हुए जो है अपने जीवन का क्या करता है? निर्वहन करता है। सामाजिकरण की एक प्रक्रिया भी होती है जिसमें पालन पोषण हो गया बच्चे का, सहयोग की भावना होती है, चीज़ों को कोई देख के सीखता है, पुरस्कार और दंड मिलता है अगर जो है समाज के अनुरूप नहीं चलता है व्यक्ति तो। इसकी अलग अलग इकाइयाँ भी हैं, एजेंसियाँ भी हैं, जैसे सक्रिय एजेंसी हो गई। अगर सक्रिय एजेंसी की बात की जाए अगर जो है समाज के, तो इसमें नात, रिश्तेदार, परिवार, स्वास्थ्य, स्कूल, ये सब आ जाएगा। निष्क्रिय की बात की जाए तो जैसे पुलिस स्टेशन हो गया, सार्वजनिक पुस्तकालय, रेलवे स्टेशन हो गया। सामाजिकरण का अगर यूनिट पूछे आपसे तो परिवार हो गया पहला। और देखिए इसमें आपके एग्जाम में पूछा गया था जो परिवार है वो प्राथमिक आएगा, द्वितीयक नहीं आएगा कभी भी। तो बच्चा पहले तो अपने परिवार से ही सीखता है, तो एक तरह से वो प्राथमिक के अंतर्गत आ गया समाज के, ठीक है। विद्यालय हो गया, अध्यापक हो गया, खेल हो गया। बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जाए तो सीधे सीधे भाई ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक हो, और वो अपनी रुचि और क्षमताओं के अनुरूप क्या करे? शिक्षा प्रदान की जाए उसे। और बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई बालक का संपूर्ण विकास ही तो है। और देखिए इसमें क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत ये हो गया। शिक्षण के सिद्धांत हैं आपके इंपॉर्टेंट, इसमें जो भी दिया गया है। देखिए शिक्षा का अधिकार, RTE जो है राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें यह कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बालक को जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक स्तर पर प्रदान की जाए। और यह अधिनियम वर्ष 2005 के शिक्षा के अधिकार विधेयक का क्या है? संशोधित रूप है, जो 2002 में क्या किया गया? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से जोड़ा गया। और इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम क्या किया गया? पारित किया गया। और 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में क्या हो गया? लागू हो गया शिक्षा का अधिकार। ये देखिए शिक्षा अधिकार से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपके देखिए काफ़ी, ये तो टेट वगैरह में काफ़ी पूछा जाता है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षक और बालक का अनुपात कितना होना चाहिए, उच्च स्तर पर जो है उच्च प्राथमिक पर कितना होना चाहिए, कितने कार्य दिवस होने चाहिए, कितने घंटे होने चाहिए। तो ये सब आप सरसरी निगाह से देख लेंगे, ठीक है। ये देखिए दिया है इसमें। देखिए आकलन और मूल्यांकन, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं जो है सीटेट में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आकलन और मूल्यांकन
तो इसमें अलग अलग तरीक़ों से पूछा जाता है। इसमें तो मूल्यांकन क्या है, पठन पाठन प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। आप मूल्यांकन किस चीज़ का करेंगे भाई, पूर्व निर्धारित उद्देश्य की अर्जित उद्देश्य से तुलना करना ही तो मूल्यांकन है। जैसे आप ये समझ के किसी को दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि बच्चा ये सीख ले, तो आप जो सोचे थे आप देखेंगे कि बच्चे में उतना परिवर्तन हुआ कि नहीं, उसको कितना ज्ञान हुआ कि नहीं, तो वही तो मूल्यांकन है। तो मूल्यांकन के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीक़ों से मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन की अपनी एक विशेषता भी होती है, जैसे वैधता। वैधता का मतलब होता है काफ़ी कि वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे जिसके लिए क्या है वह जाना जाता है। विश्वसनीयता होती है कि विभिन्न वस्तुओं परंतु एक परिस्थिति में किसी भी प्रश्न या परीक्षण का उत्तर देना जो है जो पूर्ण एक ही प्रकार का हो, ऐसा मापन क्या कहलाता है, विश्वसनीयता कहलाता है। व्यवहारिकता है, उपयोगिता है, ये सब चीज़ें। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत माने होता है लगातार चलने वाली प्रक्रिया है ये जो है, ये बराबर जो है चलना भी चाहिए। तो ये आपका जो है इससे रिलेटेड हो गया। अधिगम की बात करें तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, सिंपल सी बात है। थॉर्नडाइक ने जो है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया था, ये आपको पता ही है। उसके बाद देखिए कुछ टैग वर्ड हैं, टैग वर्ड जान जाइए इसके बाद जो काफ़ी आपके इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए थॉर्नडाइक के जो है 3 सिद्धांत है, तत्परता, प्रयास और जो है भूल का। देखिए टैग वर्ड क्या है, जैसे जब भी आपको जो है क्वेश्चन में मिले केवल, मात्र, सिर्फ, ही, रटना, ये सब निगेटिव टैग वर्ड है। कंठस्थ करना, दंड, सजा, समस्या, बोझ, ये सब क्या है, ये सब निगेटिव टैग वर्ड। पॉजिटिव क्या है, सर्वांगीण विकास है, करके सीखना, हस्तपरक अनुभव, सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन, जिज्ञासा, बाल केंद्रित, अगर कहीं बाल केंद्रित शिक्षा दिया तो पॉजिटिव है। व्यवहारिक है, वास्तविक, ये सब क्या है पॉजिटिव है। और ये दंड, सजा, पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, खाली स्लेट, कोरी पट्टियाँ, लैंगिक असमानता, ये सब क्या है निगेटिव टैग वर्ड है। अब जैसे बहुभाषिकता, बहुभाषा, ये भी क्या है पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसको जो है आपको समस्या नहीं मानना है। अब देखिए इसमें दिया भी है शायद, बच्चे के विचार, मात्र भाषा, त्रुटियां को महत्व न देना, तो ये सब क्या है निगेटिव है। त्रुटियां क्या है, एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, क्योंकि त्रुटियों से ही सीखता है। लेकिन यहाँ पे क्या निगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि त्रुटियों का आप महत्व नहीं दे रहे हैं। निष्क्रिय, सक्रिय होना चाहिए, सक्रिय क्या है एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। ऐसे ही सीमित हो गया, व्याख्या मैंने पहले ही बताया कि निगेटिव टैग वर्ड है, तो इसको आपको निगेटिव में लेना है, ठीक। अब इसके बाद आप चलेंगे तो देखिए वाटसन को देखेंगे। वाटसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी का क्वेश्चन बन जाता है। ये वाटसन देख लिए। पावलॉक आपको पता है कि इन्होंने जो है कुत्ते पे प्रयोग किया था जो है, इसको आप पढ़ लेंगे वीडियो को पॉज करके जो है। स्किनर का देखिए सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है, स्किनर आपको पता ही है, इन्होंने जो है चूहे के ऊपर जो है प्रयोग किया था अपना, इसको देख लेंगे आप। कोहलर का अंतर्दृष्टि जो है सूझ का सिद्धांत जो है कोहलर ने दिया था, गेस्टाल्टवादियों में आते हैं। इन्होंने जो है चिंपैंजी जो है सुल्तान नाम का जो है बंदर था उस पर प्रयोग किया था। मोटिवेशन, मोटिवेशन देखिए क्या है, मोटिवेशन आपको पता ही है कि इसको इंग्लिश में मोटिवेशन को अभिप्रेरणा कहते हैं, हिंदी में ये लैटिन भाषा जो है मोटम से बना हुआ है, ठीक है। अतः प्रेरणा एक क्या है, एक जो है संक्रिया है, एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत जीव को क्रिया करने के प्रति क्या होती है उत्तेजित किया जाता है या फिर सक्रिय करता है। अभिप्रेरणा चक्र है, ये उतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जानते रहिए, एक सरसरी निगाह से पढ़ लीजिएगा। अभिप्रेरणा का प्रकार बात की जाए तो एक आंतरिक होता है, बाह्य होता है, एक सेल्फ मोटिवेटेड आदमी होता है, एक बाहर से कोई इसको मोटिवेट करे। प्रेरक का वर्गीकरण देखिए जन्मजात है, अर्जित है, ये सब है। अब्राहम मास्को का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत है जो है, ये सब सुरक्षा की आवश्यकता, ये सब। भाषा और चिंतन, देखिए भाषा आ गया इसमें, भाषा के भाग, स्वनिम, रूपित, ये आ गया देखिए आपका। वेंडूरा का सिद्धांत है, तो ये बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है। निदात्मक देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निदानात्मक और उपचारात्मक। देखिए निदान क्या होता है, निदान कहने का मतलब जैसे आपको कोई बीमारी हो जाती है तो आप क्या करते हैं, पहले ब्लड टेस्ट कराते हैं ना, तो देखेंगे ब्लड सेंटर पे डायग्नोसिस सेंटर लिखा रहता है, अर्थात वहाँ पे आपकी बीमारी का पता लगाया जाता है। वैसे जो शिक्षक होता है वो भी क्या करता है, बच्चे में क्या कमियाँ हैं उसका क्या करता है, वो निदान करता है, वो समस्या को पता लगाता है, उसके बाद ही क्या करता है उसका उपचार करता है। तो ये जान जाइए उपचार, ठीक है। उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट आ जाएगा। तो ये था काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है थियरी क्लास, इसमें लगभग सारे पॉइंट कवर हो गए, ये इतना काफ़ी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस के साथ जो है, प्रैक्टिस पेपर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।